ईयर के पेपर नंबर 1 के चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा है, इसमें 3 टिप्पणियाँ दी गई है। तो कौन कौन सी है, सबसे पहले है मनोविज्ञान के अध्ययन की तुलनात्मक विधि, उसके बाद है मनोविश्लेषणात्मक विधि और तीसरी है नैदानिक विधि। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की तुलनात्मक विधि कौन सी होती है। तो तुलनात्मक विधि में हम दो चीज़ों के बीच में क्या करते हैं, तुलनाएं करते हैं। चाहे वो लड़का व लड़की के व्यवहार की तुलना कर रहे हैं, चाहे वो पशु और इंसान के व्यवहार की तुलना कर रहे हैं, तो किसी भी दो चीज़ों की हम तुलना करते हैं, वो किसमें करते हैं, तुलनात्मक विधि में करते हैं। तो इस विधि में प्राणियों के व्यवहार से संबंधित समानताओं असमानताओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है कि दोनों के व्यवहार में क्या चेंजेस हैं, तो उनमें क्या डिफरेंस है, तो ये पता लगाया जा सकता है। तो जैसे कि पशुओं तथा मानवों के व्यवहारों की तुलना, दो प्रजातियों के व्यवहारों की तुलना और विभिन्न वातावरण में पाले गए बच्चों की जो तुलना है, लड़के तथा लड़कियों के व्यवहारों की तुलना करना है। तो उनकी जो आपस में क्या की जाती है, कंपैरिजन की जाती है। जैसे दो बच्चे हैं, एक कहीं और पाला पोसा गया है, बड़ा किया गया है और एक बच्चा कहीं और, तो दोनों के व्यवहारों में क्या डिफरेंस है, उन चीज़ों का पता है वो इसमें लगाया जाता है। दो समूहों के व्यवहारों की समानताएं असमानताओं की तुलना से अनेक उपयोगी सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। प्राय विभिन्न पशुओं के ऊपर प्रयोग करके व्यवहार से संबंधित सिद्धांतों को स्थापित किया जाता है या फिर उन सिद्धांतों की उपयोगिता मनुष्यों के ऊपर देखी जाती है। तो मतलब उस पशु के का व्यवहार है, इंसान का व्यवहार है, तो उन दोनों के बीच में समानताएं क्या है, असमानताएं क्या है, ये चीज़ें हैं उसमें देखी जाती है। उदाहरण के लिए सीखने के लगभग सभी सिद्धांतों का प्रतिपादन प्रारंभ में पशुओं के ऊपर प्रयोग करके किया गया। जैसे स्किनर ने चूहे पे प्रयोग किया था, बिल्ली पे प्रयोग किया था, बंदर पे प्रयोग किया गया था, पावलर ने गधे पे प्रयोग किया गया था। तो पहले जो प्रयोग किए गए ये किसमें किए गए, जानवरों के ऊपर किए गए, उसके बाद ये प्रयोग इंसान पे किए गए। उसके बाद देखिए पशुओं पर प्रयोग किया गया तथा बाद में मानव जाति के ऊपर इनकी उपयोगिता ज्ञात की गई। पशुओं तथा अन्य प्रजातियों के व्यवहारों की तुलना करके मानव व्यवहार को समझने के प्रयास के कारण इस विधि को तुलनात्मक विधि कहा जाता है। तो सबसे पहले जो प्रयोग किए गए थे तो वो किस पे किए गए थे, पशुओं पे किए गए थे, और वही प्रयोग है वो इंसान पे किए गए थे। तो वो सही थे या नहीं थे, उन चीज़ों को है वो इसमें शामिल किया गया। उसके बाद देखिए तुलनात्मक विधि की विशेषताएं कौन सी होती हैं। तो जिन प्रयोगों को मनुष्यों के ऊपर नहीं किया जा सकता, उन प्रयोगों को पशुओं के ऊपर प्रयोग करके सिद्धांत प्रतिपादन करने की एकमात्र विधि है। अब जैसे शुरू में एक बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया गया, कुत्ते पे प्रयोग किया गया, तो उनको भूखा रखा गया, पिंजरे में रखा गया, तो उसके बाद उनकी प्रतिक्रियाएं जांच की गई। लेकिन इसी तरह से अगर हम यही प्रयोग इंसान पे करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है कि इंसान को भूखा रखा जाए, पिंजरे में रखा जाए, तो वो कैसा व्यवहार करेगा, तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इन प्रयोगों को किस पे किया गया, जानवरों के ऊपर किया गया। तो अन्य प्रजातियों के लिए पहले से उपलब्ध ज्ञान के आधार पर मानव व्यवहार को समझना क्या हो जाता है, सरल हो जाता है। तो पहले अगर पशुओं में प्रयोग कर दिया तो मानव व्यवहार क्या हो जाता है, वो उसके लिए ईजी हो जाता है। उसके बाद देखिए तुलनात्मक विधि की सीमाएं क्या है, लिमिटेशंस क्या है। तो मनुष्य तथा पशु में स्पष्ट अंतर होने के कारण पशुओं के ऊपर बनाए गए नियमों को यथावत मनुष्य के ऊपर प्रयोग नहीं किया जा सकता। अब क्या है, पशु का व्यवहार है, मानव का व्यवहार है, दोनों में क्या पाया जाता है, दोनों में डिफरेंस पाया जाता है। तो हम हैं वो पशु पे अगर हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया है तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा ही व्यवहार है वो इंसान करेगा, क्योंकि दोनों में नेचुरली क्या है, डिफरेंस है, सोचने समझने की क्षमताएं अलग अलग है, तो हम दोनों को समान नहीं मान सकते। तो ये इसकी एक लिमिटेशन होती है। दूसरी है विभिन्न प्रजातियों का शारीरिक गठन है, वंशानुकरण है, परिस्थितियाँ तो भिन्न भिन्न होती है। अतः एक प्रजाति से प्राप्त ज्ञान को अन्य प्रजातियों में प्रयुक्त करते समय पर्याप्त सावधानी की आवश्यकता होती है। तो हमें क्या होती है कि अगर वंशानुक्रम में परिस्थितियाँ हैं, अलग अलग परिस्थितियों में रखा गया है, उनका अध्ययन किया गया है, तो उनमें क्या पाई जाती है, डिफरेंसेज हैं वो पाए जाते हैं, उनमें अंतर पाए जाते हैं। तो हमें क्या रखनी होती है, हमें सावधानी रखनी होती है, क्योंकि उनको पलने बढ़ने के लिए अलग अलग क्षेत्र मिले हैं, अलग अलग माहौल उनको मिला है, तो इसीलिए उन लोगों में क्या पाए जाते हैं, डिफरेंस पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए हम पढ़ते हैं मनोविश्लेषणात्मक विधि
कौन सी होती है? तो मनोविश्लेषणात्मक विधि में हमें मन का अध्ययन किया जाता है, चेतन मन का अध्ययन किया जाता है, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। कई बार क्या होता है, कोई बहुत बड़ी टेंशन होती है तो हम उन चीज़ों को ज़बरदस्ती अपने माइंड को मजबूर करते हैं उस चीज़ को भूलने के लिए, उस चीज़ का दमन करने के लिए। तो ये जो अध्ययन होते हैं इसको हमें क्या करना है, ये हमारे मनोविश्लेषणात्मक विधि होती है। तो मनोविश्लेषणात्मक विधि का प्रतिपादन इसमें क्या सिगमंड फ्रायड ने किया था, और उसके फ्रायड के अनुसार व्यक्ति का अचेतन मन उसके व्यवहार को प्रभावित करता है। अचेतन मन कौन सा होता है कि कई बार हम जबरदस्ती किसी चीज़ों को भूलने का प्रयास करते हैं तो वो चीज़ें अचेतन मन में चली जाती हैं। तो कई बार उस टाइम ऐसा होता है जो वो चेतन मन में आ जाती है। तो ये क्या होता है, जो व्यवहार को है ये प्रभावित करता है। अचेतन वास्तव में व्यक्ति की अतिरिक्त तथा दमित इच्छाओं और भावनाओं का पुंज होता है। जिन इच्छाओं को हम दबा लेते हैं वो कहाँ पे चली जाती है, हमारे अचेतन मन में चली जाती हैं। तथा यह सदैव क्या रहता है, क्रियाशील रहता है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति का व्यवहार अनजाने में इन अतिरिक्त तथा दमित इच्छाओं से प्रभावित होता रहता है। तो इंसान के व्यवहार को वो क्या करते हैं, प्रभावित करती है। मनोविश्लेषण विधि के द्वारा व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन करके उसकी अतिरिक्त इच्छाओं की जानकारी प्राप्त की जाती है कि कौन कौन सी उसकी इच्छाएं हैं जो अतिरिक्त हुई हैं, कौन कौन सी भावनाएं हैं जिसको उसने जबरदस्ती दमन किया है, जिसको अचेतन मन में डाला गया है। जिससे इन अतिरिक्त इच्छाओं का परिष्कार तथा मानकांतिकरण करके व्यक्ति के व्यवहार को सुधारा जा सके। तो ये अतिरिक्त इच्छाएं हैं, इसे हम मानकांतिकरण कर सकते हैं, उसको दूसरे सेक्टर में हम मोड़ सकते हैं ताकि हमें लॉस होने के बजाय उसका क्या होता है, फायदा हो जाए। स्पष्ट है कि यह विधि असामान्य व्यवहार करने वाले व्यक्तियों की असामान्यता का निदान करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो अचेतन में निहित व्यक्ति की अतिरिक्त इच्छाओं को जानने के लिए शब्दशास्त्र, स्व-विश्लेषण, मशीन लक्ष्य जैसी विभिन्न प्रक्षेपीय तकनीकों का उपयोग किया जाता है। मतलब इंसान ने अपने मन में कौन कौन सी चीज़ें दबाई है उनको जानने के लिए ये जो प्रयोग है किए जाते हैं, शब्दशास्त्र है, स्व-विश्लेषण है। तो इससे भी ये तकनीक है वो उनको जानने के लिए प्रयोग किया जाता है कि उसका जो अचेतन मन है, उसके अचेतन मन में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसका उसने दमन किया है। तो उसके बाद देखिए मनोविश्लेषण विधि की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। पहली है, इस विधि से व्यक्ति के अचेतन तथा चेतन दोनों का ही ज्ञान प्राप्त होता है कि हमारे चेतन मन में क्या है और ऐसी कौन सी इच्छाएं हैं जो हमने अचेतन मन में जिनका हमने दमन किया है। तो उन दोनों का अध्ययन ही मनोविश्लेषणात्मक विधि में किया जाता है। व्यक्ति की भावना ग्रंथियों को ज्ञात करना, मानसिक विचारों का निदान करना तो संभव है। कई बार क्या होते हैं, मानसिक उत्पीड़न होता है, मतलब बहुत से विचार हैं वो दिमाग में आते हैं और उनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो इन चीज़ों को सुलझाने के लिए हमें मनोविश्लेषण विधि का प्रयोग है वो करना पड़ता है। उसके बाद देखिए, इस विधि में व्यक्ति अपने मन की बातों को छुपा नहीं पाता है। तो मनोविश्लेषण विधि में अगर कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको वो छुपाने की कोशिश करता है तो इन तकनीकों का प्रयोग करके उन बातों को हम सामने ला सकते हैं कि सामने वाला है वो क्या सोचता है। मनोविश्लेषणात्मक विधि की सीमाएं कौन कौन सी होती है। सबसे पहले है, इस विधि का प्रयोग केवल दक्ष मनोविश्लेषक ही कर सकते हैं। हर कोई है वो इस विधि का प्रयोग नहीं कर सकता, सिर्फ परफेक्ट मनोविश्लेषक है वही इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस विधि के प्रयोग में हम करना समय है वो अधिक लगता है। तो इस विधि में ये जरूरी नहीं है कि हम सामने सब कुछ रहे, सामने वाला हमें डायरेक्टली बता देगा। इसमें टाइम भी लगता है और इसमें पैसा भी खर्च होता है। तो हमें उसके साथ रहना पड़ता है कुछ टाइम के लिए, बहुत सी तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। तो वो ऊपर में हमें पड़ी है। इस विधि में व्यक्ति मनोविश्लेषक दोनों को ही अत्यधिक धैर्य से कार्य करना होता है। जब कभी कभी असंभव हो जाता है तो इसीलिए इसमें क्या जरूरी है, धैर्य रखना जरूरी है। व्यक्ति के मन में चूंकि अनेक इच्छाओं के सार्वजनिक हो जाने के कारण व्यक्ति तथा समाज इस विधि के प्रयोग करने में सहयोग है वो नहीं होते हैं। तो ये इसकी क्या थी, लिमिटेशंस थी। अब हम देखते हैं निदानिक विधि। निदानिक विधि कौन सी होती है। तो कई बार क्या होता है, हम बच्चों को कोई चीज़ समझा देते हैं तो कई बार वो बच्चों को समझ में नहीं आती है। तो वो बच्चे के माइंड में कितनी बैठी है, इस चीज़ का पता लगाने के लिए हम क्या लेते हैं, उसका टेस्ट लेते हैं। टेस्ट लेने के बाद हमें ये पता लगता है कि कौन कौन सी चीज़ें उसको समझ में आई हैं, कौन कौन सी चीज़ें हम उसको समझ में नहीं आई है। तो इसके लिए हमें टेस्ट लेना होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम उपचारात्मक विधि का प्रयोग करते हैं।
उपचारात्मक विधि अपनाने के बाद हमें बच्चे की जो कमजोरियां हैं वो पता लग जाता है कि बच्चा है वो किस सेक्टर में कमजोर है, तो उसका इलाज करने के लिए हमें क्या कौन सी विधि अपनाई जाती है, नैदानिक विधि अपनाई जाती है, जिससे उसको प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है उनका सॉल्यूशन है वो नैदानिक विधि में किया जाता है। नैदानिक विधि का प्रयोग व्यक्ति के व्यवहार की जटिलताओं का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। यह एक व्यक्तिगत विधि है। इस विधि में व्यक्ति का अध्ययन करके उसके सम्मुख आने वाली कठिनाइयां हैं उनका निदान है वो खोजा जाता है। यह विधि शिक्षा संबंधी समस्याओं को हल करने में विशेष उपयोगी है। अब जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ बच्चे क्या होते हैं, पिछड़े होते हैं, किसी को मानसिक प्रॉब्लम्स होती हैं, तो जैसे हम टेस्ट लेते हैं तो हमें पता लग जाता है कि बच्चा है कौन सी चीज़ में पीछे रह गया है, कौन सी चीज़ उसको समझ में नहीं आई है, तो हम उसका उपचारात्मक अध्ययन करते हैं। जब उसकी कमजोरियां हमें उपचारात्मक अध्ययन विधि में हमें उसकी कमजोरियां पता लग जाती है, उन कमजोरियों को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम निदानात्मक विधि का प्रयोग करते हैं, उसका सोल्यूशन है वो हम करते हैं। तो पिछड़े बातों की कठिनाइयों को जानना, उच्च मानसिक योग्यता वाले जो छात्र हैं उनकी शैक्षिक सफलता को जानना, अपराधी प्रवृत्ति वाले बालकों के कारणों को जानना, हकलाने वाले बच्चों के हकलाने का कारण जानना आदि, तो ये सभी है वो किसमें आते हैं, जो नैदानिक विधि में आते हैं। ऐसे बालकों की व्यक्तियों की मनोदशा का गहन अध्ययन करने और उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को जानने और उनके व्यवहार के कारणों को समझने के लिए नैदानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। निदानात्मक विधि के द्वारा व्यक्ति के जटिल तथा अवांछनीय व्यवहार के कारणों को ज्ञात करके उपचारात्मक उपाय है वो बताए जाते हैं। तो नैदानिक विधि में हमें क्या पता लगाना है कि बच्चा पिछड़ा हुआ है, उसके पीछे के रीजन क्या है, अगर बच्चा अकलाके बोलता है उसके पीछे के रीजन क्या है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये किस में पता लगाई जाती है, नैदानिक विधि में पता लगाई जाती है। उसके बाद उसका क्या किया जाता है, उपचार किया जाता है कि इसको हम दूर है कैसे कर सकते हैं। उसके बाद इस नैदानिक विधि की विशेषताएं कौन सी हैं, उपचारात्मक उपाय देने के बाद पूर्व समस्या ज्ञात करने के लिए निदानात्मक विधि का प्रयोग करना अनिवार्य है। तो सबसे पहले हमें है वो उसकी समस्याओं का पता लगाना पड़ेगा, उसके बाद उसकी समस्याओं का उपचार है या निदान है हम कर पाएंगे। बालकों की शैक्षिक समस्याओं का समाधान करने में निदानात्मक विधि अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती है। कई बार बच्चा है उसको शैक्षिक समस्याएं आती है, उसको कोई चीज़ें समझ में नहीं आती है, बच्चा पिछड़ा हुआ है या उसको मानसिक प्रॉब्लम है, तो ऐसे बच्चों के लिए हमें कौन सी विधि उपयोगी सिद्ध होती है, निदानात्मक विधि है, ऐसे बच्चों का पता लगाने के लिए काम आती है। उसके बाद देखिए निदानात्मक विधि की सीमाएं कौन सी हैं। इस विधि का प्रयोग आप कुशल मनोचिकित्सक कर सकते हैं, तो इसके लिए क्या हमें एक्सपर्ट जो साइकोलॉजिस्ट है उनकी ज़रूरत पड़ती है, वो पता लगा सकते हैं कि बच्चे को कौन सी समस्याएं हैं, उनके पीछे रीजन क्या है, उनको दूर कैसे किया जा सकता है। यह विधि में धर्म श्रम तथा धन की दृष्टि से अत्यधिक व्यय समय है। तो इसमें क्या लगता है, इसमें टाइम लगता है। कई बार बच्चा पिछड़ा हुआ है तो उसकी फैमिली तक पहुंचना पड़ता है, उसके घर परिवार से पता लगाना पड़ता है, उसके आस पड़ोस से पूछना पड़ता है, तो ये चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें हैं हमें जानने के लिए क्या करना पड़ता है, टाइम भी लगता है, पैसा भी लगता है, क्योंकि उसके घर पे पता लगाना है बच्चा जहाँ पे खेलने जा रहा है कैसे माहौल में वो रह रहा है, या व्यक्ति की अगर हर कोई बच्चा है जो इन चीज़ों से ग्रसित है तो उसकी इतिहास विधि होती है जिसमें बच्चे की जो शुरू से जो प्रॉब्लम्स है सबका पता लगाया जाता है। तो इसमें धन है, टाइम है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा लगती है, ये इसकी एक लिमिटेशन है। तो इस प्रकार हमने ये टिप्पणियाँ पढ़ी, मनोविश्लेषणात्मक विधि पढ़ी, नैदानिक विधि पढ़ी, तो इस प्रकार के हमारा क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त होता है।